हर सामाजिक समस्या का समाधान बन जाऊं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का सामान बन जाऊं। बन के नेतागिरी करने का शौक नहीं मुझे, चाहत है समाज सेवा का दूसरा नाम बन जाऊं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आगरा के खास दर्पण के साथ एक खास मुलाकात। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़ और जैसा कि आप जानते हैं कुछ ना कुछ खास शख्सियतों से रूबरू कराना हमारी पहचान है और उसी के आज मद्देनज़र हमारे यहाँ एक स्पेशल गेस्ट आई हुई हैं। आज हमारे साथ हैं आगरा शहर की प्रसिद्ध समाज सेविका ज़ीना ज़ीशान जी। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। आज आप हमारे स्टूडियो आए। वैसे तो आपको सभी जानते हैं आगरा के, लेकिन और दर्शक जो हम सभी को देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ बोलूँ उससे पहले आप बताएं। आप सब लोगों को मेरा सलाम नमस्ते, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं। और मैं ज़ीना ज़ीशान सोशल वर्कर, जैसा कि मैं अपनी एक एनजीओ चलाती हूँ पहल ग्लोबल फाउंडेशन के नाम से, जिसमें कि महिलाओं को और बच्चों को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो भी ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। जी, आपने बताया ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है और उसी के साथ हमने अपना शो शुरू किया है। पेंडेमिक टाइम रहा, कोविड टाइम रहा, ऐसे में बहुत से लोग आए और गए, लेकिन ज़ीना ज़ीशान एक ऐसा नाम है जो पहले से समाज सेवा करती आ रही हैं और उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही समाज सेवा करी। तो कैसा रहा वो आपका एक्सपीरियंस? कैसे आप लोगों ने लोगों की मदद की, जबकि लोगों को खाने पीने से लेके ज़रूरत जो उनकी ज़रूरत होती है उसका सामान मुहैया कराया, उस बारे में कुछ बताएं। ये पैंडेमिक का टाइम बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फेस किया हम लोगों ने, क्योंकि हम जितने भी लोग परेशान थे उनकी बहुत ज़्यादा सारी परेशानियां थी। जैसे कि लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था, राशन नहीं मिल पा रहा था, तो हमने एक फ़ोकस किया कि 500 लोगों का डेली हम खाना देंगे, क्योंकि उस टाइम में एक मज़दूर वर्ग जो पूरा जा रहा था, चल रहा था। तो हमने एक ऐसा अपना कैंप लगा दिया था जिसमें कि 500 लोग डेली वहाँ पर खाना खा रहे थे। और जिन्हें भी ज़रूरत थी राशन की या नहीं मिल पा रहा था, बहुत सी बस्तियां ऐसी थीं जहां पर लोगों को 2-2, 3-3 दिन से खाना नहीं मिल पाया था, तो हमने उनको राशन भी मुहैया कराया था। ये बहुत अच्छी बात है। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो सेवा करना एक ऊपर वाले का एक नियामत होती है और कहीं ना कहीं माध्यम वो किसी को बनाता है, लेकिन करता तो ऊपर वाला ही है, लेकिन माध्यम भी बहुत ज़रूरी होता है। और आपने बताया जैसे समाज सेवा भी करी आपने और पहले से करती आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि इस समय पेंडेमिक में टाइम में लोगों को बहुत ज़रूरत थी और उनकी ज़रूरत का सामान पहुंचाना, कहीं ना कहीं हृदय में ऊपर वाले का ऐसा लगता है कि एक प्रार्थना करने से ज़्यादा अच्छा होता है सेवा करने वाले हाथ, ऐसा मैंने सुना है। तो कहीं ना कहीं उनकी दुआएं मिलती होंगी, तो कैसा लगता था? हाँ, देखिए, बिल्कुल दुआएं उनकी मिली और वही मेरे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का काम कर रही थी, क्योंकि जैसे हम उनके लिए कुछ मुहैया कराते थे तो वो छोटे छोटे उनके बच्चे होते थे बहुत सारे, और लेडीज़ होती थी तो बहुत दुआ देती थी, तो उनसे हमें मोटिवेशन मिलता था कि हाँ, हम इन लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं तो आगे और भी ज़्यादा लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। जी, एक कहावत है बहुत पुरानी और एक ओल्ड सेइंग है, एक प्रोवर्ब है कि भाई हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन आप तो स्वयं एक महिला हैं। तो कहना कहीं ये गलत तो नहीं कि आपके पीछे किसी पुरुष का हाथ है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं तो ये डिपेंड करता है कि पुरुषों के हेल्प के बिना शायद जो महिलाएं हैं नहीं आगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं, बट जब तक उनका सपोर्ट नहीं होता तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पीछे भी मेरे हस्बैंड का भी हाथ है, क्योंकि जब हम पुरुष हमारा साथ नहीं देंगे तो हम शायद एक अकेले हो जाएंगे। तो होता है कि ठीक है, हम अकेले भी कर सकते हैं, बट एक जो इंडिविजुअली जो सारा होता है तो पुरुषों का हाथ कहीं ना कहीं तो होता ही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि पुरुष ज़्यादा समाज सेवा में होते हैं, महिलाएं आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप घर संभालो, आप एक होम मेकर हो, आप एक हाउस वाइफ हो, अपने घर परिवार को संभालो। तो क्या आपको सपोर्ट मिला या कहीं ना कहीं से आपको लोगों ने कुछ ऐसा कहा कि अरे रहने दो, अपने घर में रहो? वो कैसे आपने उसका सामना किया चीज़ों का? देखिए, यही धारणा को चेंज करने के लिए शायद मैं आज यहाँ पर हूँ और सभी लोगों से यही, जो भी महिलाएं हैं जो नहीं कर पाती हैं कुछ भी, तो मैं उन्हीं के लिए एक मोटिवेशन का काम करती हूँ कि अगर उन्होंने सपने देखे हैं अपने या कुछ पूरा करना चाहती हैं तो वो अपने सपने ज़रूर पूरा करें। क्योंकि कहीं ना कहीं होता है ये कि अगर बोलते हैं कि भाई आप महिलाएँ हैं, आप नहीं करेंगी ये काम, बट ऐसा नहीं है। अगर महिलाएँ करना चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। दर्शकों, मैं आपको एक बात और बताऊं, समाज सेवा तो ज़ीना जी करती हैं, साथ साथ FH मेडिकल कॉलेज की सर्वे सर्वा भी हैं, वहाँ कोविड सेंटर भी रहा वो।
तो कैसा आपका वो एक्सपीरियंस रहा, अनुभव कैसा रहा, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अनुभव तो बहुत ज़्यादा एक हार्मफुल रहा, क्योंकि जैसे कि अब ये सेकेंड वेव में जो ऑक्सीजन की कमी चल रही थी, तो सारे हॉस्पिटल्स में मोस्टली ये होता था कि ऑक्सीजन नहीं मुहैया हो पा रही है, बट एफएच मेडिकल कॉलेज में तो लास्ट मोमेंट तक ऑक्सीजन रही, क्योंकि एक पीरियड ऐसा आया कि ये लगा कि आधा घंटे में अब सारी ऑक्सीजन फिनिश होने वाली है। तो वो एक ऐसा हमारे लिए एक क्रिटिकल टाइम था उसको फेस करना, कि अगर आधा घंटे में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो शायद ये जितने भी वेंटिलेटर पे जो भी मरीज़ हैं, शायद इनका मतलब अच्छा फ्यूचर नहीं रह पाएगा। तो एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फेस करनी पड़ी, बट ये है कि धीरे धीरे ऊपर वाले का साथ था, लोगों की दुआएं थी, बट उस जो भी परेशानी थी हम उससे आगे निकले। दर्शकों, सिर्फ समाज सेवा ही नहीं, सिर्फ एफएच मेडिकल कॉलेज ही नहीं, और भी बहुत से कहते हैं कि एक आयाम है। तो मैं चाहूँगा अभिषेक आप इस बारे में बात करें, इवेंट्स की अगर हम बात करें तो। नमस्कार जीनत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जैसे समाज सेवा करते हुए आ रहे हैं, उसी बीच आप कई बार इवेंट इंडस्ट्री में हमें दिखाई दिए, तो आपका इवेंट इंडस्ट्री में किस तरह से इंटरेस्ट आया? देखिए, इवेंट इंडस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने बहुत सारे जैसे कि एग्जीबिशंस होती हैं या शोज़ होते हैं वो भी कराए थे, बट जैसे जैसे टाइम चलता गया तो मुझे समाज सेवा में इंटरेस्ट ज़्यादा आया। मैं बच्चों को भी उधर देखती थी, तो वो धीरे धीरे वो तो ऑफ हो गया, बट वो मेरा सारा जो अभी फोकस वो समाज सेवा की तरफ हो गया। बिल्कुल, आपने कुछ टाइटल्स भी विन किए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा क्या टाइटल्स आपने अभी तक विन किए? सर, आपने तो पीछे पहुंचा दिया, मुझे सोचना पड़ेगा। आइकॉन ऑफ आगरा का टाइटल मुझे मिला, मिसेस आगरा का टाइटल मुझे मिला, और बहुत सारे ऐसे टाइटल्स थे जो कि मैंने विन किए, बट वो मेरी एक अपॉर्चुनिटी थी। जीनत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप समाज सेवा के साथ साथ इवेंट इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं आगे? जी बिल्कुल, देखिए, महिलाओं के लिए तो मैं अभी भी कर ही रही हूँ। जैसे कि महिलाओं को रोज़गार नहीं है या वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं और उन्हें करने के लिए नई चीज़ मिल पाती है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। उन्हें सिखाने से लेकर उनका मार्केटिंग तक जो उनकी गाइडेंस होती है वो मैं उनको कराती हूँ। जैसे कि सिलाई सेंटर हमने स्टार्ट किए, बेकरी वाला हमने स्टार्ट किया, बहुत सारे ऐसे हैं जो रोज़गार महिलाओं को इसी के द्वारा मुहैया कराते हैं। जीनत जी, आप अभी तक कितनी महिलाओं को रोजगार दे चुके हैं, ऐसा कुछ आप हमें बताएंगे? हाँ, देखिए, 150-200 महिलाएं तो अभी तक ऐसी हो चुकी हैं जो कि अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी मैंने महिलाएं देखी जो कि बहुत कुछ करना चाह रही थी, उनमें बहुत ज़्यादा हुनर था, बट कहीं ना कहीं उनके पीछे कुछ ऐसे रीज़न्स थे जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तो मैंने उनको मोटिवेट किया, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट किया, और वो समझ में भी आई उनके, और वो आज अपने पैरों पर खड़ी हैं, तो मुझे देख कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्या लगता है भूपेश जी आपको, क्या जीनत जी वन वुमेन आर्मी है? देखिए, ये और भी बहुत से सवाल हैं मेरे जहन में, लेकिन अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी आपको बहुत से आयाम बताएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी ही नहीं है। ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता, 1 इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। मेरे जैसा इंसान जिसने लैपटॉप बांटे हों, लैपटॉप दे दिए हों 18 लाख। ये मैदान काफी बड़ा था, लेकिन बीएसपी के लिए ये मैदान काफी छोटा है। कोई अलग का कोई बात ही नहीं होता, जिसके पास हिम्मत है लड़ने के लिए वो कभी डरता नहीं है, और हम तो एक स्ट्रीट फाइटर हैं। होम मिनिस्ट्री हमारी हेडमास्टर है क्या? एलजी हमारे हेडमास्टर है क्या? हम बच्चे हैं क्या? उनकी क्लास में पढ़ते हैं क्या? 2022 में किसकी बनेगी सरकार, किसके सर होगा मुख्यमंत्री का ताज। दर्पण न्यूज लेकर आ रहा है अपना विशेष कार्यक्रम चुनाव चक्र। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है दोस्तों, मैं हूं भूपेश कालरा, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारी खास मेहमान आई हुई हैं जीनत जिसान जी। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे बात करते हैं इवेंट्स के बारे में। आपने समाज सेवा के बारे में बताया। कुछ पहल ग्लोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसकी आप अध्यक्षा भी हैं, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ थी जिससे कि मैं जुड़ी हुई थी, बट वो मेरा एक मिशन पूरा नहीं हो पा रहा था। जबकि मेरे इन-लॉज़ की भी बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ है 1960 से चल रही थी, बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ अपना करना है, तो इसलिए मैंने 2019 में अपनी एक एनजीओ स्टार्ट की जिसका नाम पहल ग्लोबल है। तो मैं उसमें महिलाओं को और बच्चों को जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं, या उनका रोज़गार या उनकी शिक्षा या उनका स्वास्थ्य जो भी उससे रिलेटेड होता है, तो मैं उसको पूरा कराती हूँ।
आपने अपनी संस्था का नाम पहल ग्लोबल रखा। ग्लोबलाइज्ड मतलब हम हैं आजकल, और इस पूरे हर तरफ से हम देखा जाए, लेकिन पहल ग्लोबल रखने के पीछे कोई वजह खास, या किसी से आप इंस्पायर हुई, या क्या ऐसा क्या? हाँ, रीज़न तो है। जब हमने पहल की तो हमने सोचा ये पहल सिर्फ हमारी कंट्री में भी नहीं होगी, ये पूरे ग्लोबल में रहेगी, तो इसके पीछे ये रीज़न था पहल ग्लोबल का। अच्छा, इस संस्था में आपके साथ और भी लोग कार्य करते होंगे, समाज सेवा करते होंगे, कहीं ना कहीं से आप क्या आपने सरकार से कहा, क्योंकि अभी 2 साल हुए, आपने बताया 2019 में आपने इसको रजिस्टर्ड कराया है, तो 2 साल ही हुए हैं, और क्या अभी आपने सरकार के लिए कुछ ऐसे का रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ऐसा कहा है कि फंडिंग हो वहाँ से अवेलेबल, या आप लोग अपनी तरफ से ऐसा कुछ करते हैं? नहीं, सरकार से मेरा कोई ऐसा नहीं, मैंने कोई स्टार्ट भी नहीं लिया, और मैं सिर्फ अपनी सेल्फ फाइनेंस से इस NGO को चलाती हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं जितने भी लोगों की मदद कर सकूँ सिर्फ अपने ही बिहाफ पर कर सकूँ। मेरा कोई ऐसा सरकार से या किसी से फंड लेने का कोई ऐसा मोटिव नहीं रहता। मैं पहले भी, अब तो NGO स्टार्ट, उससे भी पहले हम सोशल वर्क पहले भी करते थे, बट कभी हमारा ऐसा नहीं रहा हम गवर्नमेंट से लें या कोई हमारे फंड करे, हम अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आता है, कई लोग जब समाज सेवा करते हैं, या हमारे पास भी बहुत से समाज सेवक आते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपनी फर्म का या संस्था का, उसके बाद करते हैं। क्या ये ज़रूरी होता है संस्था का हम रजिस्ट्रेशन कराएं या वैसी सेवा करें? नहीं, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि हम NGO ही बनाएं अपनी तभी हम समाज सेवा करें। वो तो हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए समाज सेवा करने का। अगर हमारे अंदर ये भाव है तो हम समाज सेवा कर पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ अगर आप NGO लेकर चलें, सिर्फ हमने NGO बना ली और हमारे अंदर भाव नहीं है, तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि पहले हमारे अंदर उसके लिए भाव होना चाहिए। जी, आपने जो पहल ग्लोबल बनाई है, उसके पीछे जब हम कोई संस्था बनाते हैं तो कोई एक एम होता है। नो डाउट आपने समाज सेवा का एक एम बनाया है, लेकिन समाज सेवा के विभिन्न आयाम होते हैं, तो किस पे आप ज़्यादा फोकस करती हैं? क्या महिलाओं के लिए बनी है, या महिलाओं पुरुषों सबके लिए, या बच्चों के लिए है? देखिए, जो भी ज़रूरतमंद होते हैं उसकी ज़रूरत को सबकी पूरा करने के लिए पहल बनी है, बट हम फोकस उसमें महिलाओं पर और बच्चों पर करते हैं, क्योंकि महिलाएं ऐसी हैं जो कि कितना भी हम कह सकते हैं कि पुरुषों के बराबरी, मगर फिर भी अभी भी पुरुषों की बराबरी महिलाएं नहीं कर सकती हैं और नहीं कर रही हैं। तो उनको एक मोटिवेट करने के लिए मेरा ये माध्यम रहता है कि मैं अपनी NGO के थ्रू उन महिलाओं को सक्षम बना सकूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप उनको शिक्षित भी करती हैं जो वायलेंस होते हैं, और उनके साथ भी बहुत से ऐसे हम तबके देखते हैं जहाँ मारपीट भी की जाती है, तो क्या उनको शिक्षित करना भी आपका एक फोकस रहता है? बिल्कुल, देखिए, शिक्षित बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास फीस देने के लिए नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे कि पढ़ना चाह रहे हैं बट वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे इतने सारे बच्चे जो कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी जो शिक्षा है, अभी कुछ बच्चे 10th में हैं, कुछ 12th में हैं, कुछ ग्रेजुएशन लेवल पर भी हैं, तो बहुत सारे हमने ऐसे बच्चे पढ़ाए जो कि अभी भी पढ़ रहे हैं बट उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, आगे आपके भविष्य में क्या प्लानिंग से आप इस संस्था को कहाँ देखती हैं अगले, अगर हम 5 सालों में बात करें तो? देखिए, धीरे धीरे जैसे कि मैं इसमें मेहनत कर रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि पूरे ग्लोबल में ये संस्था नाम करे, और जो भी ज़रूरत वाले हैं अगर हम उनकी ज़रूरत पूरा कर सकते हैं तो मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। अच्छा, बात करें अगर हम अभी भी अगर हम देखें तो थर्ड वेव की बहुत सी बात चल रही है, लोग डर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए भी अपनी संस्था के तहत कराएंगे? जी बिल्कुल, मेरा संस्था का मोटिव ही शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर है, दोनों को। तो कहीं ना कहीं कहना या अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप जो भी लोग हैं या जो भी ज़रूरतमंद हैं, आप उनको स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके हर चीज़ मुहैया कराएंगे। अच्छा, कोई आपको ऐसा किस्सा याद आ रहा हो जो हमारे दर्शक आप भी जानना चाहते होंगे, क्योंकि मैं तो ज़रूर जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा जो आपको लगा हो जिसने आपको इंस्पायर किया हो स्टोरी से, या कुछ ऐसा लगा हो कि मुझे प्रेरणा मिली है इससे, और उसके बाद आपने और आगे काम किया? हाँ, देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें प्रेरणा देती हैं, चाहे वो स्टोरी के रूप में ले लें या हमारे कोई भी आइडल होते हैं। तो मैं APJ कलाम है उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मैं उन्हीं का फॉलो करती हूँ, तो उन्हीं की बहुत सारी ऐसी जो उनकी लाइफ स्टाइल है या कुछ भी है, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। तो कहीं ना कहीं दर्शकों, APJ अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनको उनके बारे में बताया कि आप मतलब कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेती हैं, आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो। और अगर हम बात करें आपके परिवार की, ये तो समाज सेवा की बात हो गई, तो परिवार में और समाज सेवा में और अपने प्रोफेशनल में कैसे आप सामंजस्य बिठाती हैं?
हाँ, देखिए समाज सेवा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, बट जैसे कि मैं एक सक्षम परिवार से हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उसको मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं आती, बट मैं उसको एक बैलेंस बना लेती हूँ कि जहाँ समाज सेवा की ज़रूरत होती है मैं समाज सेवा को प्रेफरेंस देती हूँ, जहाँ फैमिली की ज़रूरत होती है मैं फैमिली को प्रेफरेंस देती हूँ। दर्शकों, कहीं ना कहीं हम सबके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि हम अपने लिए तो जीते ही हैं, लेकिन हम समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करें। और भी बहुत सी खास बातें जानेंगे, लेकिन अभी एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक विचारधारा के आधार पर, एक सिद्धांत के आधार पर किसी एक सिद्धांत को लेकर बनी हुई पार्टी ही नहीं है। ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता, 1 इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। मेरे जैसा इंसान जिसने लैपटॉप बांटे हों, लैपटॉप दे दिए हों 18 लाख। ये मैदान काफी बड़ा था, लेकिन बीएसपी के लिए ये मैदान काफी छोटा है। कोई अलग का कोई बात ही नहीं होता, जिसके पास हिम्मत है लड़ने के लिए वो कभी डरता नहीं है। और हम तो एक स्ट्रीट फाइटर हैं। होम मिनिस्ट्री हमारी हेडमास्टर है क्या? एलजी हमारे हेडमास्टर है क्या? हम बच्चे हैं क्या? उनकी क्लास में पढ़ते हैं क्या? 2022 में किसकी बनेगी सरकार, किसके सर होगा मुख्यमंत्री का ताज। दर्पण न्यूज लेकर आ रहा है अपना विशेष कार्यक्रम चुनाव चक्र। कहते हैं प्रार्थना करने वाले हाथों से सेवा करने वाले हाथ ज़्यादा सफल माने जाते हैं, और ऊपर वाले की रहमत होती है तभी कोई सेवा कर पाता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आज हमारी खास मेहमान जीनत ज़ीशान जी हमारे साथ हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे बहुत से प्रश्न पूछे थे और आपने बहुत ही बखूबी उनका उत्तर दिया। मैं आपसे बस यही जानना चाहूँगा कि समाज सेवा भी आप करते हैं, परिवार को भी आप लेके चलते हैं, आपकी पहल ग्लोबल फाउंडेशन भी है और मेडिकल कॉलेज भी आप देखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो एनर्जी कहाँ से आती है? देखिए, एनर्जी जो मेरे जो लोग हैं जिन्हें मैं मतलब जिनके लिए मैं काम करती हूँ, उन्हीं लोगों से मुझे एनर्जी आती है कि मैं उनके चेहरे पे मुस्कान देखती हूँ और मुझे एनर्जी मिल जाती है। वाह, क्या बात कही दर्शकों कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो उनकी तरफ से, उनके हृदय से जब उठती हैं दुआएं, तो वही हमारे चेहरे पे मुस्कान लाती हैं। अभिषेक, बिल्कुल कहने को बात होती है कि आपको एक किक मिलती है। जी जी, मेरा आपसे सवाल था कि आप पहल ग्लोबल फाउंडेशन में आगे क्या नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं? देखिए, अभी हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जैसे कि जो भी महिलाएं हैं, जो भी जिनकी डिलीवरी होनी है, अगर उनकी नॉर्मल गर्ल होती है तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनकी डिलीवरी करवाएंगे, और अगर उनके ऑपरेशन से वो गर्ल होती है तो उसकी 50% डिस्काउंट हम उसमें करवाएंगे। बहुत अच्छा और नेक आप प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप हमारे दर्पण न्यूज़ के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दर्पण न्यूज़ के माध्यम से महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर उन्होंने अपने कुछ सपने देखे हैं तो उन सपनों को पूरा करें। उन सपनों को पूरा करने के लिए अगर आपको ज़िद्दी बनना पड़े तो आप ज़िद्दी भी बने, क्योंकि अगर आपने सपने देखे हैं तो उन्हें जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगी पूरा करने के लिए, तो वो जब तक हमारे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। तो बस मैं दर्पण न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को कि अपना जो भी काम करना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, खड़ी हुई है, और अगर कुछ मुझसे हेल्प चाहिए तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल खड़ी हुई हूँ। और यही कहना चाहती हूँ, खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से आकर खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत अच्छा, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद आके बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत अच्छा आपने बताया। और दर्शकों, मैं आपको बताऊँ, जीनत जी ने तो सिर्फ महिलाओं के लिए बताया, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो देखते हैं और मेहनत करते हैं। तो आज आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ये शुभकामनाएं हैं, हमारी आशा है और सभी की तरफ से, और उम्मीद भी है कि आप जो कार्य कर रही हैं उस पर आप खरी उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद।